चलिए कलर्ड आयंस की बात कर रहे हैं। कलर्ड आयंस या कलर्ड कंपाउंड्स, देखिए ट्रांजिशन मेटल्स जो होती हैं, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स के जो कंपाउंड्स हैं, प्लीज बात नहीं, इनके जो कंपाउंड्स हैं वो कलरफुल होते हैं, है ना। जैसे कॉपर की बात करें अगर, तो Cu2+, अगर कॉपर कोई कंपाउंड बनाता है जिसमें उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होता है तो वो नीले कलर के होता है ना। निकल है Ni2+, ग्रीन कलर के होते हैं। Fe2+ ग्रीन कलर का होता है। Fe3+ येलो कलर का होता है। तो इस तरीके से आप देखें कि जो ट्रांजिशन मेटल्स के कंपाउंड्स होते हैं या उनके जो आयंस होते हैं, एटम नहीं आयंस, क्योंकि आयन तभी बनेगा जब कोई कंपाउंड बनेगा, तो वो कलरफुल होते हैं। तो कलर के पीछे रीजन क्या है आपको पता होना चाहिए कि क्यों दे व्हाई दे आर कलर्ड। तो कलर के लिए इसको डिटेल में हम लोग अगले चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप एक बात ध्यान रखिएगा बस कि कोई भी आयन या कोई भी कंपाउंड के अंदर जो मेटल आयन है, अगर उसके पास क्या हो, हाँ जी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या होगा, कलर्ड होगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना, और एक चीज आपने और लिखी है डी-डी ट्रांजिशन, जिसको कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगले चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल केवल इतना समझ लीजिए डी-डी ट्रांजिशन एक फिनोमिना है, ये हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में डिस्कस करेंगे इसको आपके साथ, वहाँ पे डिटेल में डिस्कस होगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना और डी-डी ट्रांजिशन का होना, ये दो रीजन जो हैं, इसकी वजह से जो ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स हैं दे आर कलर नहीं पूछेगा आपको, डोंट वरी, बट आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि Copper+2 के सॉल्ट जो होते हैं वो ब्लू होते हैं, Ni2+ के सॉल्ट ग्रीन होते हैं, Mn+2 के सॉल्ट पिंक होते हैं, है ना। तो कलर तो नहीं पूछेगा आपको, एनसीईआरटी खोलेंगे के वहाँ पे पूरा कलर भी दे रखे हैं, ये आयन इस तरह का कंपाउंड बनाएगा, इस कलर का कंपाउंड बनाएगा, ये इस कलर का कंपाउंड बनाएगा, लेकिन आपके एग्जाम में कलर नहीं पूछता आपसे, यूजुअली नहीं पूछता, तो रीजन पूछता है। तो सिंपल से दो जो है, दो चीजें आपको बतानी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और दूसरा क्या है, डी-डी ट्रांजिशन। सो डिटेल में डिस्कस बाद में करेंगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से कलर कैसे होता है या डी-डी ट्रांजिशन से कलरफुल कैसे हो जाते हैं कंपाउंड, को बाद में डिस्कस कर लेंगे हम लोग। फिलहाल अभी ये दो रीजन आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपने क्या लिखा हुआ है, 4 आयंस आपको दिए हैं और पूछा गया इनमें से कलर्ड कौन सा है, तो आपको क्या करनी है, कॉन्फ़िगरेशन करनी है और देखना है किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कौन सा पहला ऑप्शन क्या है, Sc3+, दूसरा ऑप्शन क्या है, हाँ Zn2+, Ni2+, और फिर क्या है Ai4+। आपको बताना है इन चारों में से कलर कौन सा है, एंड द राइट ऑप्शन इज Ni2+। कैसे कॉन्फ़िगरेशन करके देख लो आप। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, अगर Z की बात करें तो 21, जिंक का एटॉमिक नंबर 30, निकल का 28 और टाइटेनियम का 22। स्कैंडियम टाइटेनियम, स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन करो, क्या आएगा, आर्गन 18 4s 2 3d1, ये तो क्या स्कैंडियम का। अब Sc3+ का करो, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, ये भी 0, ये भी 0, बोलो ठीक है, ये Sc3+ का हो गया। जिंक की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आर्गन 18 4s2 3d10, और जिंक 2+ की क्या होगी, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लो, 4s 0। निकल की आर्गन 18 4s2 3d8, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लो, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन Ni2+ का। टाइटेनियम का क्या होगा, आर्गन 18 4s2 3d2, 4 इलेक्ट्रॉन निकाल लो, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, देख पा रहे हैं, ये देखो। अब देखो आप स्कैंडियम 3+ में तो इलेक्ट्रॉन को यही है पे D10 का मतलब क्या हुआ, फुली फिल्ड, कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, 5 और वाइटल, 5 और डबल से इलेक्ट्रॉन भरे, D0 नहीं होगा, D8 में आपको दिख जाएगा, D8 में आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख जाएगा।
1 2 3 4 5 6 7 और 8 कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 2। तो Ni2 प्लस में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई। Sp3 प्लस Zn2 प्लस और Ti4 प्लस में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है और Ni2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन क्या है? अनपेयर्ड है। इसकी वजह से ये क्या है सर? बोलो क्लियर हो गई मेरी बात? तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कब कब नहीं आएगा? D0 में नहीं आएगा। D0 में इलेक्ट्रॉन ही अनपेयर्ड कहां से आएगा? और D10 में भी नहीं आएगा। ऐसी अगर कॉन्फ़िगरेशन में भी आती है D0 और D10, तो ऐसी कॉन्फ़िगरेशन में आपको क्या नहीं मिलेगा? नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। और ऐसा आयन उसमें D0 या फिर D10 कॉन्फ़िगरेशन हो, ऐसा आयन हमेशा कैसा होगा? कलरलेस होगा। आ गया समझ में? इजी था? चलो बढ़िया। अगला क्वेश्चन है why ZnCl2 is white in color। अच्छा, व्हाइट का मतलब कलरलेस। साइंस की भाषा में व्हाइट कोई कलर नहीं है। अगर व्हाइट का मतलब क्या है? आप ध्यान दीजिएगा, व्हाइट का मतलब कलरलेस। क्योंकि व्हाइट को बिल्कुल कलर बोलो, हम आप प्रैक्टिकल लाइफ में जरूर बोलते हैं व्हाइट कलर, लेकिन व्हाइट कलर नहीं होता। अगर कोई चीज व्हाइट है तो उसका मतलब वो क्या है? रंगहीन है, कलरलेस है। जिंक क्लोराइड कहते हैं, जिंक क्लोराइड का रंग कैसा है? कलरलेस है, व्हाइट है। क्यों है सर? तो आपको देखो यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। Cl का -1 होता है, तो जितने भी हैलोजेंस है -1 इक्वल टू 0, तो X का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, यानी कि जिंक का ZnCl2 में जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है? +2। और जिंक +2 की अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन करूं तो आपके सामने थी क्या थी? आर्गन 18 4s0 3d10। This is the configuration of Zn2 plus, and you can see कि Zn2 plus में D ऑर्बिटल में कैसा आ रहा है? D10 का मतलब क्या हुआ? नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जिंक के अंदर D10 कॉन्फ़िगरेशन है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है सर, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से जिंक क्लोराइड का जो कलर है वो कैसा है? व्हाइट है, कलरलेस। आया समझ में? अरे आया समझ में? तो लिखो इस बात को। इन ZnCl2 oxidation state of Zn is +2. In ZnCl2 oxidation state of Zn is +2 and Zn plus 2 has D10 configuration. Zn plus 2 has D10 configuration. D10 देखो, D10 configuration with no unpaired electron. With no unpaired electron. With no unpaired electron, so it is white. So it is white or colorless. Alloy formation. Alloy formation. कुछ एलॉयज के नाम बता सकते हैं आप? चलो आपको ब्रास बोला आपने, ब्रास हो गया। चलो ब्रॉन्ज भी होता है, कुछ होता है, ठीक है, चलो ब्रॉन्ज होता है। ब्रॉन्ज की कॉम्पोजिशन बताओ। ब्रॉन्ज में क्या क्या होता है? स्टेनलेस स्टील बोल रहे हैं आप, स्टील नहीं होता, स्टेनलेस स्टील। ब्रास और ब्रॉन्ज एलॉय है, इनमें कौन सी मेटल प्रेजेंट होती है बताओ? हाँ, स्टेनलेस स्टील में कौन सी मेटल्स प्रेजेंट होती हैं? हाँ, स्टील में जो आप घर में बर्तन यूज करते हैं, स्टेनलेस स्टील में कौन सा मेटल यूज होता है? एल्यूमिनियम। अरे एल्यूमिनियम कहाँ से आ गया भाई? चलिए खैर,
जिंक का। ब्रास किसका होता है? कॉपर और जिंक को मिला के बनता है ब्रास। ब्रॉन्ज होता है कॉपर और टिन, कॉपर और टिन। स्टेनलेस एलॉय बहुत सारे, भाई तो 2-3 लिखे मैंने, बहुत सारे एलॉय हैं। स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील में होता है आपका आयरन, निकल और क्रोमियम, ठीक है। आगे समझ में। एक होता है जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, बताओ जर्मन सिल्वर में कौन सी होती है? हाँ, जर्मन सिल्वर में बताओ, ये भी एलॉय है। चलिए इसमें कौन सा एलॉय है तो बताओ। हाँ, कॉपर, ठीक है, बिल्कुल। निकल, कॉपर और जिंक, ये ऐसे बहुत सारे एलॉयज हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है, अगर आप गौर से देखेंगे तो इन सारे एलॉयज में आपको ट्रांजिशन मेटल जरूर मिलेगी, कोई ना कोई। चेक कर लो, दोनों ट्रांजिशन मेटल, अरे है कि नहीं? सॉरी दोनों नहीं, जिंक तो नहीं है, कॉपर है, कॉपर है, तीनों ही क्या है? दो क्या है? तो ये है ट्रांजिशन मेटल जो होती है ना, ये बहुत अच्छे से एलॉय फॉर्मेशन करते हैं। तो वाई ट्रांजिशन मतलब इनको बिल्कुल क्या कह सकते हैं, इनका एलॉय फॉर्मेशन में बहुत बड़ा रोल है। जितने भी आप एलॉयज देखेंगे केमिस्ट्री में, मैक्सिमम एलॉयज किसके होंगे? ट्रांजिशन मेटल्स के। तो व्हाई ट्रांजिशन मेटल्स आर एबल टू फॉर्म सो मेनी एलॉयज, ये इतने सारे एलॉयज फॉर्मेशन क्यों कर सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन रहता है। आगे समझ लो। तो एलॉय बनाने के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, सिंपल छोटी सी कंडीशन, एलॉय कैसे बनता है? दो एलिमेंट्स को, दो मेटल्स को क्या करो? मेल्ट करो, मेल्ट करने के बाद उनको मिला दो, मिलाने के बाद जब वो ठंडा होगा, हार्ड होगा, एलॉय बन जाएगा। एलॉय क्यों बनाते हैं सर हम लोग? क्या जरूरत है एलॉय बनाने की? एलॉय की प्रॉपर्टी क्या है? मेटल की प्रॉपर्टी से क्या है? ज्यादा सुपीरियर है। अब आप स्टेनलेस स्टील की बात कर रहे हैं, देखो आयरन पे जंग लग जाता है, स्टेनलेस स्टील में नहीं लगता। मतलब कहने का मतलब है कि तीनों की जो प्रॉपर्टीज है वो ब्लेंड हो गई, आपस में मिक्स हो गई। जब तीनों की प्रॉपर्टी मिक्सअप हो जाएंगी तो नई चीजें निकल आएंगी। तो एलॉयज आर मोर सुपीरियर देन मेटल्स। तो हम एलॉय जानबूझ के बनाते हैं, राइट। तो एलॉय बनाने की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि जिन एटम्स को तुम क्या कर रहे हो? मिला रहे हो, उन एटम्स का जो एटॉमिक साइज है वो बहुत ज्यादा डिफर नहीं होना चाहिए। आगे समझिए क्या बोला मैंने? एलॉय बनाने की कंडीशन क्या है कि आप जिन एटम्स को क्या कर रहे हो? मिलाना चाहते हो, उन एटम्स का एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज बहुत ज़्यादा डिफर नहीं करना चाहिए। 15% तक का डिफरेंस चल जाता है कि भाई एक एटम है ए, इसका साइज है 100 पिकोमीटर सपोज, तो आप इसमें कोई दूसरा एटम कौन सा मिला सकते हो जिसका साइज 100 पिकोमीटर से 15% नीचे हो या 15% ऊपर हो, या तो 85 पिकोमीटर वाला भी चल जाएगा और 115 पिकोमीटर वाला भी चल जाएगा। यानी कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं चाहिए, 15% तक का एटॉमिक डिफरेंस चल जाएगा। उसके अलावा अगर डिफरेंस इससे ज़्यादा हुआ तो एलॉय फॉर्मेशन नहीं होगा। बट ट्रांजिशन एटम्स, जो ट्रांजिशन मेटल एटम्स होते हैं, दे हैव क्वाइट सिमिलर एटॉमिक रेडियस। अगर आप चेक करो 3D सीरीज में, मैंने कल आपको देखा 3D सीरीज आपने जो एटॉमिक रेडियस दिखा था, चेक करो, और मिडिल ऑफ द सीरीज में चेक करो एटॉमिक रेडियस क्या था। अगर मैं 3D सीरीज की बात करूँ आपके साथ, तो 3D सीरीज में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। एटॉमिक साइज में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, और खासकर यहाँ पे अगर चेक करोगे ना, तो यहाँ पे इसका एटॉमिक साइज कितना है? 126 पिकोमीटर। पिको समझ नहीं, इसका कितना है? 125 पिकोमीटर। कितना? 124, ये भी 124। यार यहाँ पे खासकर तुम चेक करोगे अगर, तो आप देखेंगे एटॉमिक साइज कितना सिमिलर है। और
जितना साइज क्या रहेगा एटम्स का सिमिलर, उनको मिलाने पर उतने अच्छे क्या बनेंगे, एलॉयज बन जाए, उतने अच्छे एलॉयज बन जाए। तो एक सिंपल सा आंसर हो गया कि ट्रांजिशन मेटल्स इतने सारे एलॉय फॉर्मेशन बनाने में एबल क्यों है। तो आंसर क्या है, बिकॉज ऑफ देयर सिमिलर एटॉमिक साइज। 15% से ज्यादा का डिफरेंस साइज में नहीं चलेगा। और हमारे जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं इनका साइज काफी सिमिलर रहता है, एटॉमिक साइज काफी सिमिलर रहता है, इस वजह से ये बहुत अच्छे से क्या बना लेते हैं, एलॉयज बना लेते हैं। आया समझ में? दिस इज द क्वेश्चन। अगली बात बता रहे हैं आपको कैटालिटिक प्रॉपर्टी। कैटालिटिक प्रॉपर्टी, कैटलिस्ट जो रिएक्शन आप यूज करते हैं वो रिएक्शन के रेट को बढ़ाने के लिए आप यूज करते हैं ताकि रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाए। अगर आप नोटिस करेंगे तो मैक्सिमम जो कैटलिस्ट होंगे केमिस्ट्री के अंदर वो ट्रांजिशन मेटल्स होती है या उनके कंपाउंड्स होते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स आर वेरी गुड कैटलिस्ट। क्वेश्चन ऐसे बनेगा, ठीक है? बताइए कुछ कैटलिस्ट बता सकते हैं? हाँ, कुछ कैटलिस्ट बता सकते हैं जो कैटलिस्ट यूज करते हैं? जैसे आप क्या बनाते हो, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को मिला के आप अमोनिया बनाते हो। हैमर्स प्रोसेस सुना होगा कि नहीं सुना कभी? हैमर्स प्रोसेस, यहाँ पे आयरन यूज होता है एज ए कैटलिस्ट और उसकी मदद के लिए यूज करते हैं मॉलिब्डेनम प्रमोटर। कैटलिस्ट आयरन है और मॉलिब्डेनम प्रमोटर है। आयरन क्या है सर? एक ट्रांजिशन मेटल है। आया समझ में? हम H2SO4 बनाते हैं, कांटेक्ट प्रोसेस होता है, नाम कांटेक्ट प्रोसेस। कांटेक्ट प्रोसेस एक प्रोसेस है फॉर मेकिंग H2SO4। यहाँ पर भी हम लोग कैटलिस्ट का यूज करते हैं और यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज होता है वो होता है आपका क्या, V2O5। यहाँ पे कैटलिस्ट यूज होता है V2O5। V क्या है भाई? V कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर मेकिंग H2SO4। यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वो है वैनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, 3D सीरीज का तीसरा एलिमेंट। पहला स्कैंडियम, दूसरा टाइटेनियम, तीसरा क्या होता है, वैनेडियम। तो ऊपर आयरन कैटलिस्ट की तरह काम कर रहे हैं। इस प्रोसेस में वैनेडियम पेंटॉक्साइड यूज हो रहा है आपके पास, ठीक है? इसके अलावा अगर आपको क्या करना है, हाइड्रोजिनेशन करना है। बड़ी हाइड्रोजिनेशन, किसी चीज में क्या ऐड करना है, हाइड्रोजिनेशन के लिए खासकर एल्कीन और एल्काइंस में अगर आपको हाइड्रोजन ऐड करना है तो यहाँ पे कैटलिस्ट यूज होता है निकल। निकल क्या है, बोलो? तो कुल कहने का मतलब है कि आप देखेंगे कैटलिस्ट की मार्केट में ज्यादातर हिस्सा किसका है, ट्रांजिशन मेटल्स या उनके कंपाउंड्स का। तो व्हाई ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स आर गुड कैटलिस्ट, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब देखो कितनी सारी प्रॉपर्टीज इनके अंदर है, ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर कितनी सारी प्रॉपर्टीज है ना। बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की टेंडेंसी इनके अंदर होती है। कलर्ड आयंस, कलर्ड कंपाउंड्स बनाने की टेंडेंसी इनके अंदर होती है। अच्छे कैटलिस्ट ये होते हैं। ज्यादातर एलॉयज बनाने में किनका रोल है, ट्रांजिशन मेटल्स का। जितनी भी प्रीशियस मेटल्स हैं सब ट्रांजिशन मेटल है। मतलब कौन सी प्रीशियस मेटल, सोना, चांदी, ये सब क्या, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम हो गया, ये सब एक्सपेंसिव मेटल्स हैं। सब कहाँ आती है, ट्रांजिशन मेटल्स। हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में हम ज्यादातर यूज कर रहे हैं मेटल। सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल लाइफ में किस कौन से मेटल का यूज है, लोहे का, आयरन, निकल का, ये सब क्या है। तो ट्रांजिशन मेटल्स का हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा बोल वाला है। आया समझ में? खैर फलाना बात करते हैं कि ये अच्छे कैटलिस्ट क्यों है। तो क्वेश्चन बना लीजिए, व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स आर गुड कैटलिस्ट। या पहले ये नोट कर लीजिए, कुछ कैटलिस्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से कैटलिस्ट आप यूज करते हो। ट्रांजिशन एलिमेंट्स
अच्छे कैटलिस्ट क्यों हैं सर? इसके पीछे मैंने आपको दो रीजन यहाँ पे बताए हैं। पहला रीजन अगर आप कहेंगे क्या ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की टेंडेंसी है? क्या ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं? ये जो उनकी टेंडेंसी है ये इनको अच्छा कैटलिस्ट बनाती है। तो पहली बात क्या हो गया, वेरिएबल या मल्टीपल जो भी आप लिखें, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो इनकी बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की टेंडेंसी है सर जी, ये इनको एक अच्छा कैटलिस्ट बना देती है। आप इतना भी लिखेंगे यू विल गेट अ पॉइंट मार्क्स। मैं इस बात पे एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूँ कि मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट होने से ये अच्छे कैटलिस्ट कैसे हो गए। यहाँ पे मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ बात आपको। एक रिएक्शन आपकी लिखी जा रही है यहाँ पे 2I नेगेटिव और यहाँ पे आ गया पर ऑक्सो डाइसल्फेट आयन। यहाँ पे हम यूज करते हैं कैटलिस्ट Fe3+, ये कन्वर्ट हो जाता है I2 में, ये कन्वर्ट हो जाता है SO4 2 नेगेटिव। ये रिएक्शन है, दिस इज द रिएक्शन। और ये रिएक्शन आप किसके प्रेजेंस में करवा रहे हो? Fe+3 की प्रेजेंस में रिएक्शन आप करवा रहे हो एज अ कैटलिस्ट। अब यहाँ पर Fe3+ ने इस रिएक्शन को कैसे कैटलाइज किया, इस बात को समझते हैं। क्या होगा, Fe3+ जो है पहले क्या करेगा, किसी एक रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करेगा। Fe3+, यहाँ पे इन्होंने कहा कि रिएक्शन कर रहा है I नेगेटिव के साथ और I नेगेटिव को ऑक्सीडाइज करके I2 बना देगा और खुद Fe3+ से रिड्यूस होकर Fe2+ बन जाएगा। ये रिएक्शन यहाँ पे दिखा